गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। आज एसएसटी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 है। तो आज लग जाइए अपनी तैयारी पे, अपनी इस प्रैक्टिस सेट पे। देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके सीटेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में छपने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। यस, बिल्कुल पेपर में जो हूबहू जिस तरीके का पैटर्न आपका पूछा जा रहा है, जिस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अपना प्रैक्टिस सेशन लगाएं, अपना आकलन स्वयं करें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी। ये बुक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताइए, काश्तकार का चाबुक किसने लिखी। केशव चंद्र सेन ने, हेनरी डेरोजियो, या पंडिता रमाबाई, या ज्योतिराव फुले। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर। भाई आपका ना एग्जाम के अंदर में भी क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होता है, एसएसटी का, साइंस का एसएसटी का। तो सेम टू सेम मैं बिल्कुल वही पैटर्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट होती है। तो ध्यान से अपने टेस्ट दीजिए और अपना आकलन करिए। ओके, तो क्या होगा दोस्तों 91 का राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ज्योतिराव फुले। काश्तकार चाबुक ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। समझ में आ गया। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 92, पंडिता रमाबाई ने 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। ओके, इस संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। चलिए भाई, तीनों कथनों को पढ़ते हैं अब। ऑप्शन नंबर 1, हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा। क्या ये बात ठीक है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की गई। एक किताब पुस्तक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई। कि ये बात ठीक है। नीचे इसके वैकल्पिक कोड दिए गए हैं जो इसके जीवन और विचारों को दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर अपना आकलन स्वयं करें और सी टेट में अपनी सीट एक सुनिश्चित करें। बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2, केवल दूसरा ठीक है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की गई थी। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना ये कब की गई थी दोस्तों। ये आपकी की गई थी 1881 को। ओके, समझ में आ गया। 1881 में। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 93, 1750 से 1750 ईसवी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह की फसलों का प्रचलन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल इस समय प्रचलन में आई। तो बताइए, क्या होगा। क्या वह आलू, मक्का, मिर्च, या चाय, या कॉफी। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर। अरे भाई, आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा ना, ये सेव 8th क्लास की बुक का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। पर स्पेशल कॉफी का जो प्रचलन हुआ वो 1750 के बाद से ज्यादा शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, समझ में आ गया। आगे चलें। दक्षिण भारत में चोलों के समय नामक कर नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। क्या उसे वेदी कहते थे, कदमाई कहा जाता था, या कुदमाई कहा जाता था, या टटोली कहा जाता था। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का। कि भाई उसे वेदी कहा जाता था ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलें आगे। हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या सत्य नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में सत्य नहीं कथन पूछ रहा है, यह असत्य कथन है। तो बताइए, यह कलिंग के शासक खारवेल के विषय में सूचना देता है। क्या ये बात ठीक है। इसमें शासक की उपलब्धियों का वर्षानुरूप विवरण दिया गया है। क्या ये बात ठीक है। इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। इसमें यह वर्णित है कि उसने नंदों द्वारा बनाई गई नहर का पुनर्निर्माण कराया था। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर अपना आकलन स्वयं करें और सही उत्तर को बताएं। बताइए बताइए, क्या है राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
भाई इसमें खारवेल के जीवन के 15 वर्षों की उपलब्धियों का वर्णन दिया गया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया जाता था? तो बताइए दोस्तों, अरे जो अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञानी कहा जाता है, संग्रहालय वैज्ञानिक कहा जाता है, इतिहासकार या पुरातत्वविद कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यस, आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। ओके, ये देखिए, ये सारे के सारे आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्वविद हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी कम आय पर एक विशाल सेना रखने हेतु, सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु, राज्य के अन्य भंडारों में अन्न संचय करने हेतु या व्यापारियों को लाभ देने हेतु? तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, क्या कारण था और क्यों की थी? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, रणवीर सिंह, आप लोगों ने देखा होगा मूवी में। ओके, जौनपुर के सरकी शासकों के विषय में सत्य नहीं है। अब भाई कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है? सरकियों को शासन काल एक शताब्दी से कम रहा, इस वंश का महानतम शासक इब्राहिम था, इनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत अटाला मस्जिद थी, सिकंदर लोधी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो क्या होगा दोस्तों 98 का राइट आंसर? बताइए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल, अरे सिकंदर लोधी ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था, ये असत्य कथन पूछा है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? चलिए आगे। शाहजहां ने बल्ख अभियान का उद्देश्य था, भाई क्या था बल्ख अभियान का उद्देश्य? बताइए। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना, क्या ये बात ठीक है? मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को अनुदारिया तक निर्धारित करना, क्या ये बात ठीक है? मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? अरे पहली बात तो ये है कि भाई बल्ख अभियान किसने शुरू किया था? शाहजहां ने किया था। एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया ना। अब बताइए अभियान का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 1। भाई काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? आई होप यू आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सर का मोटिवेशन बढ़ाएं और गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, सूफियों में रेगिस्तान ने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना जाता था। तो बताइए क्या होगा इसका? शाह अब्दुल अजीज, शाह मोहम्मद गोश, ख्वाजा मीर दर्द, शाह वली उल्लाह है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? यस, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, शाह मोहम्मद गोश। ओके, चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना सभा की मांग नहीं थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, किसके बारे में कह रहा है ये? प्रार्थना सभा की मांग नहीं थी। क्या वह स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह था, लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि थी या अस्पृश्यता की समाप्ति थी? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही कहा आपने, अस्पृश्यता की समाप्ति। ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? अनुच्छेद 17। ओके, बहुत पूछा जाता है ये आप लोगों से हर एक एग्जाम में, ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलें आगे। निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो जाति भेद के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं दूर करना चाहता था तथा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति शक्ति देना चाहता था? वह बेंटिंग था,
चार्ल्स मेटकाफ था, रिपन था, लिटिन था। तो बताइए दोस्तों क्या होगा 102 का राइट आंसर? लिटिन था, मेटकाफ था, रिपन था, लिटिन था। तो बताइए 102 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए बताइए। यस, चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे अब। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेखों का प्रकाशन किया था? तो बताइए, वो जीवी तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, विपिन चंद्रपाल थे। तो बताइए दोस्तों 103 का राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे भाई कौन थे वो? अरविंद घोष। बिल्कुल समझ में आ गया। भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? केने ने किया था, लिटिन ने किया था, इरविन ने किया था, या वेलिंगटन ने किया था? तो बताइए दोस्तों, भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अरे भाई इरविन ने किया था ना। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 105, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना है, असत्य कथन पूछा है आप लोगों से। वह वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, कि ये बात ठीक है? वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, कि ये बात ठीक है? वर्ष 1925 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, या उन्होंने जेवी कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र माना था? तो बताइए दोस्तों, एनी बेसेंट के विषय में असत्य कथन पूछा है, क्या होगा 105 का राइट आंसर? बताइए। अरे भाई, वर्ष 1925 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, कि ये बात ठीक है? हैं भाई, वर्ष गड़बड़ लग रहा है, एक बार वर्ष को चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चलें अब। निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थल पर कुमारी देवी की मोहर की खोज ली? किसके बारे में पूछ रहा भाई? कुमारी देवी की मोहर की खोज की गई थी। क्या वह हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चंद्रदड़ो था, या लोथल था? तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला था? कुमारी देवी की मोहर की खोज की गई, एक आकृति मिली थी। यस, ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलों या फसलें उगाना शुरू किया था? बताइए। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उत्तर पूर्व का क्षेत्र था, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र था, या दक्षिण पूर्व क्षेत्र था? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? प्राचीन लोगों ने फसलें उगाने शुरू की थी। ये आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं मैं इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर में। आपकी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा भाई वो कौन सा क्षेत्र था। उत्तर व पश्चिम का क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आया? आपको पता चला? इससे पहले वाले सेट में कराया था मैंने, तीसरे या चौथे सेट में ये क्वेश्चन था। चलिए, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का प्रयोग होता था, भाई किस लिए होता था? कपड़े धोने में किया जाता था, या सिंचाई में किया जाता था, कूड़ेदान के रूप में किया जाता था, या नाली के रूप में किया जाता था? तो बताइए विलय कूप है क्या? पहले तो आप ये समझिए, महाजनपदों के काल में मिलने वाले विलय कूप ये क्या थे भाई? किस काम में आए जाते थे? इसका उपयोग क्या होता था? नीचे आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको तो आप लोग सही आंसर लगा दोगे। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। भाई ये कूड़ेदान के रूप में भी प्रयोग होता था और नाली के रूप में भी प्रयोग होता था। ओके, समझ में आ गया? 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 109, गर्भगृह है क्या है भाई? मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना है, क्या ये बात ठीक है? मंदिर के अंदर एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे, क्या ये है? मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, क्या ये है? एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी रहती थी। तो भाई इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना आप लोगों को, गर्भगृह क्या होगा? अरे भाई वह एक
कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये देखिए, एक गर्भगृह है जहां ईश्वर की, भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है ना? दिख रहा है आप लोगों को सामने? यस, क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन शब्दों का वर्ष 1949 में संविधान की स्थापना में भारत की संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? क्या लोकतंत्र का था, समाजवादी का था, गणतंत्र का था या संप्रभुता का था? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? नीचे कूट दिए गए हैं, अपना आकलन स्वयं करें और राइट आंसर को बताइए। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके। अरे भाई, लोकतंत्र था, गणतंत्र था और संप्रभुता थी। ओके, समझ में आ गया ना? पहला, तीसरा और चौथा। चलें? करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में, पूर्वी हिमालय में या हिमाचल उत्तराखंड, वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड हिमालय में, उत्तरी पूर्वी हिमालय में। अरे, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? ये देखिए आपके सामने करेबा भू आकृति दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है आपको? तो क्या है राइट आंसर? पिक्चर को देख के बता दीजिए कहाँ का सीन है ये। अरे, घूमने तो गए होंगे आप लोग। अरे भाई, ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। करेबा भू आकृति कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, चलें आगे। तूफान महोमिर्मी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? क्या यह जैविक आपदा है, जलीय आपदा है, भौमिक आपदा है या वायुमंडलीय आपदा है? आप लोगों ने पिक्चर की इमेज को देख करके समझ गया होगा कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई, ये जलीय आपदा है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समांतर क्या होगा? बताइए भाई, क्या पूछ रहा? दोनों बीचों में समांतर क्या होगा? क्या 12 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे? बताइए। दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री या 90 अंश देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर क्या होगा? अरे भाई, क्या टाइम होगा? भाई 6 आवर का होगा ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए, इसकी क्लास एक दिन में डीपली लेके आऊंगा, आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, गहराई से, तब आप लोग समझ जाओगे। चलें आगे। और कमेंट करके बताइए किस किस को ये क्लास चाहिए। आप लोग कमेंट करोगे तब मैं लेके आऊंगा, नहीं तो नहीं लेके आऊंगा। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, बताइए भाई कौन सा बड़ा कोयला क्षेत्र है? महानदी घाटी कोयला क्षेत्र होगा, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र होगा, कोयल नदी कोयला क्षेत्र होगा, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र होगा। तो बताइए, आप लोगों ने तो इमेज को देख करके समझ गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आया, नहीं आया? अरे भाई, इनको डीपली गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। ये हल्के वाले क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? चलिए भाई, संविधान का कार्य नहीं है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। नागरिकों को अधिकार की गारंटी देना, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना, साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, सत्ता में अच्छे लोगों की आने की सुनिश्चित करना। तो ये तो कभी हो नहीं सकता भाई। ऑप्शन नंबर 4। क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को? भाई मुझे तो गड़बड़ लग रही है। यदि सत्ता में अच्छे लोग आ जाते तो आप लोग 25 लाख फॉर्म भरते सी टेट में? नहीं भरते ना। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 115 का? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4, सत्ता में अच्छे लोगों के आने की सुनिश्चित करना। भाई, संविधान का कार्य नहीं है। यदि ये कार्य होता तो अनपढ़ गवार लोग क्यों आते? आप जैसे पढ़े लोग नहीं जाते? कोई एमएलए बनता, कोई विधायक साहब बनता, कोई मंत्री बनता, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता, कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता। भाई, पढ़े लिखे बच्चे यदि सत्ता में चले जाएंगे तो भारत देश का कल्याण नहीं हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करता है? चलिए भाई, संविधान द्वारा प्रदत्त
वे अधिकार जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिल्कुल, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? बताइए भाई, चुनाव आयोग कौन सा काम नहीं करता है? अरे उम्मीदवारों का नामांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण करना, आचार संहिता लागू करना। तो बताइए क्या होगा? अरे चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। अब ये किसका काम है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। देखे तो सही आप लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियां किसके हाथ में सौंपी हैं? बताइए किसके बारे में पूछ रहा है भाई? भारतीय संविधान के मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय शक्तियां किसके हाथ में हैं? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्थानीय सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या कार्यपालिका के पास? तो बताइए। अरे राइट आंसर तो आप लोगों ने देख लिया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास में है ना। आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के पास में है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है? तो बताइए, ये मिट्टी का अध्ययन करने वाली शाखा के बारे में पूछ रहा है। भूतत्व विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है आप सब लोगों ने राइट आंसर बता दिया होगा या पता चल गया होगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट, भूतत्व विज्ञान। भाई मिट्टी का अध्ययन भूतत्व विज्ञान के अंदर ही तो होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? जनपद पंचायत, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पे, जिला के स्तर पे या राज्य के स्तर पे? अरे भाई जनपद पंचायत, जनपद किसे कहा जाता है? जिले को तो कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है यार, लड्डू सा क्वेश्चन था, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है? समझ में आ गया? चलें अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सन 1947 से 48 के बीच में, 1950 से 51 के बीच में, 1951 से 52 के बीच में, 1952 से 1953 के बीच में। आम चुनाव कब हुए थे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? यस, 1951 से 1952 के बीच में। बिल्कुल सही है ना ये? अरे जब आपके आम चुनाव हुए थे तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे ना। यस, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है, 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलें आगे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? बताइए। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए 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 क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को किस नाम से जाना जाता है? क्या संसद के नाम से, लोकसभा के नाम से, राज्यसभा के नाम से, विधानसभा के नाम से? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्यसभा के नाम से। ओके, चलें आगे। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। सरला देवी चौधराइन ने, पंडिता रमाबाई ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महादेवी गोविंद रनाडे ने। तो आप लोगों ने इमेज को देख के समझ गया होगा कि पता नहीं चला होगा कौन है भाई ये। अरे भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किस महापुरुष या किस देवी ने की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर है बिल्कुल सरला देवी चौधराइन। ये सरला देवी चौधराइन है।
जिन्होंने भारत स्त्री महामंडल सभा की स्थापना की थी। समझ में आ गया? चलें आगे। आई होप यू आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने भाई के लिए, अपने सर के लिए एक लाइक गुरुदक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 ईस्वी में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? चलिए भाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी। तो क्या होगा 125 का राइट आंसर? बताइए। अरे भाई, क्या होगा बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी जी नहीं थे। समझ में आ गया ना? अरे जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एमजी महात्मा गांधी जी तो नहीं थे ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलें आगे। इसमें से पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस उत्पाद होती है या निकाली जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा तो बताइए क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है? कौन सी गैस उत्पाद होती है? अरे भाई, ऑक्सीजन ही तो होती है ना, है ना? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। ये क्या होगा? एक क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है भाई। ऑप्शन नंबर 2। अरे मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम मनाया जाता है क्या? कहाँ मनाया जाता है ओणम? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ मनाया जाता है। किस स्टेट में ओणम मनाया जाता है? और ये जनवरी का महीना आपका ओणम का ही होता है। तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है ओणम, किस स्टेट, किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, चलें आगे। शिकारियों का एक छोटा समूह हथजवास यहाँ पर स्थित है। और नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। रिफ्ट वैली झील के पास में है, हड़प्पा स्थलों के पास, मोसोपोटामिया स्थानों के पास, या थार डेजर्ट रेगिस्तान के पास। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 128 का? बिल्कुल रिफ्ट वैली झील के पास में ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? अरे क्या कह रहा है? शिकारियों का एक छोटा समूह हदरवास। अरे हदजवास कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पे स्थित है? बताइए। रिफ्ट वैली झील के पास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्लयुद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। नीचे इसके सही कूट दिए गए हैं। सही कूटों का चयन करके सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भाई पहला भी ठीक है इसका और दूसरा भी ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था? बहुत बढ़िया भाई। रॉबर्ट क्लाइव महोदय ने हिंदुस्तान का नक्शा बनवाने के लिए कहा था। माउंटबेटन को, रिपिन को, हेस्टिंग को, या रेनल को। तो क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई जेम्स रेनल को कहा था ना। पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलें आगे। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क्या सामाजिक लोकतंत्र होगा, राजनीतिक लोकतंत्र होगा? नीचे कूट दिए गए हैं। राइट आंसर बताइए। 132 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, केवल दूसरा होगा आपका। राजनीतिक लोकतंत्र इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। नहीं आया समझ में? अरे भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित किया राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गईं ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। नीचे कूट दिए गए हैं। राइट कूट का चयन करके सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बताइए थर्ड, बिल्कुल। पहला भी ठीक है आपका और दूसरा भी ठीक है। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। एक आकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाले चित्र बनाने के लिए कहा गया। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान व समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया गया है? ध्यान रखना दोस्तों, ये नहीं पूरे क्वेश्चन को ना पलट देता है। नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति, पृथ्वी का अक्ष या कक्ष या अक्षांश, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसे सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है, पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल। अरे पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसे सूर्य का अधिकांश प्रकाश प्राप्त होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलें आगे। भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर देगी? छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर चुनें। यस, ऑप्शन नंबर वन, पृथ्वी के उत्तरी हिस्से को हर समय चरम मौसम का सामना करना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक कह रहा है? बताइए। ऑप्शन नंबर टू, पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। क्या ये बात ठीक कह रहा है? वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। भारत में हर समय सुबह के 5:30 का समय होगा। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल। अरे वर्ष की लंबाई बदल जाएगी ना। समझ में आ गया? चलें आगे। व्याख्यान विधि की आलोचना किन कारणों से की जाती है? अल्पज्ञ और असावधान शिक्षक व्याख्यान को नीरस एवं बोझिल बना देते हैं। अनगरल बातों से पाठ की रोचकता कम हो जाती है। शिक्षक अपना पंडित्व प्रदर्शित कर देते हैं लेकिन छात्र उनके ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाते, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? आप सभी को पता है इसका सही आंसर। बिल्कुल सारी के सारी पॉजिटिव हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं के ऊपर में। शैक्षिक उन्नयन, छात्र पतन, पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। भाई छात्रों का पतन ही तो होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पतन करना। क्या मूल्यांकन पतन करने के लिए किया जाता है? क्या नहीं किया जाता ना। तो नहीं पूछा तो नहीं का उत्तर है राइट ऑप्शन नंबर टू। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करती है? तो बताइए। प्लूटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा उसके सार पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना। कि ये बात ठीक है? विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में दिए गए विचारों को सारांशित करना, संविधान के सिद्धांतों का हमेशा पालन करने का संकल्प लेना, भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस बात पर चर्चा करना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लूटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा है उसके सार पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई इससे क्या होगा? समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित होगा ना बच्चे का। आप लोग ही तो कराओगे। निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन ये निगेटिव पूछ लिया आप लोगों से। तो इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। छात्रों को भारतीय लोकतंत्र, इसकी संख्या और प्रक्रियाओं को समझना या समझाना, छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए समक्ष करना, छात्र को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच अंतर संबंधों के बारे में सक्षम बनाने को कहना, भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। तो दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर फोर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अरे भविष्य में
राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। तभी तो भारत देश का कल्याण होगा। भाई, हमारे आप जैसे लोग परेशान थोड़ी होंगे, है ना? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। अब भाई किसके ऊपर में होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों व जानकारियों को सम्मिलित करना चाहिए। प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। नीचे कूट दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे क्या कह रहा है? प्रासंगिक संकल्पनाओं में शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इष्टांतों का क्या उद्देश्य होगा? भाई पाठ का विकास करना, पाठ में आई कठिनाई को स्पष्ट करना, छात्रों के समक्ष किसी घटना का चित्र उपस्थित करना, या आलापदीस, ये सभी ठीक हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे इस छात्रों के समक्ष किसी घटना का चित्र उपस्थित करना या प्रस्तुत करना, बिल्कुल समझ में आ गया ना? इष्टांतों का उद्देश्य क्या होगा सामाजिक अध्ययन में? अरे यही तो होगा, छात्रों के समक्ष किसी घटना का चित्र उपस्थित करना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चले आगे। निम्न में से क्या समस्या समाधान विधि का दोष है? ओके, इसके प्रयोग से छात्र तथ्यों का संग्रह और उन्हें व्यवस्थित करना सीखते हैं। यह विधि पारस्परिक विचारों का समन्वय एवं सहनशीलता की भावना जगाती है। यह विधि प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु अनुपयोगी होती है। इस विधि से छात्रों में सृजनशीलता आती है। तो क्या होगा दोस्तों, समस्या समाधान विधि का क्या दोष है? क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर है। अरे क्या दोस्त है भाई, बताइए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इस राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संप्रस्तुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है? महिला और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना, महिलाओं के परिक्षेप को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 पहला व दूसरा। यस, दोनों के दोनों विकल्प सही हैं। समझ में आ गया? आगे चले अब। विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए? चलिए भाई, आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेक्षण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना, किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता, आई आलोचनात्मक उपलब्धि या उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे वे हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बताइए, आई ईवी विज्ञापनों के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? नीचे इसके कूट दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? यस, क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। समझ में आ गया? चलें आगे। कुछ मिसप्रिंट हो गया था आज, बट डोंट वरी, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, होनहार शिक्षक सब क्रिएटिव हैं, समझ जाएंगे। मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए? अरे दूरी एवं अनुमान में अनुमान से नक्शा बनाना, रेखा चित्र और यथार्थ मापन, आईआईएम दिशा व अवस्थिति, आईवी चिन्हों और रंग। तो बताइए क्या होगा दोस्तों सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल, इसका पहला ठीक होगा दोस्तों, तीसरा भी ठीक होगा, ये तीसरा है आपका। ओके,
और आपका चौथा भी ठीक होगा। ये आपका फोर्थ है। समझ में आ गया? चलें आगे। जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या पशु। यह कथन किसका है? श्री कृष्ण का, प्लूटो का, सुकरात का, अरस्तु का? तो बताइए 148 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई, अरस्तु महोदय ने तो कहा था जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वह कौन है? भगवान होगा या पशु? वो अरस्तु के द्वारा कहा गया वक्तव्य है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? परिवीक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है। इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है, विद्यार्थियों में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। इसमें विद्यार्थियों को उसकी रुचि के अनुसार विषय सामग्री प्रदान की जाती है या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा दोस्तों? परिवीक्षित अध्ययन विधि की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी तो होती है परीक्षा विधि में। पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, आएगी ये। क्वेश्चन नंबर 150, इस प्रैक्टिस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जाने चाहिए। ये दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं? इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना। की ये बात ठीक कह रहा है? इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। या आईआईआई विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित या निमंत्रित करना। नीचे इसके कोड दिए गए हैं। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? बताइए बताइए बताइए, क्या होगा राइट आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भाई, इसका पहला वाला ठीक है और दूसरा ठीक है। अब आज आपका ये प्रैक्टिस सेशन होता है कंप्लीट। आई होप यू आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक सर की मेहनत के लिए, अपने एक प्रयास के लिए, अपने एक बड़े भाई अपने सर के लिए, गुरुदेव के लिए गुरुदक्षिणा समझ के एक सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। अपना ध्यान रखिए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आ गया दोस्तों? बड़ी मेहनत ये प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाना है। अपनी नैया पार लगाना है, अपना आप लोगों को स्वयं करना है। ओके, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।